हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज हम पर्यावरण के एमसीक्यूज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। टॉप 50 एमसीक्यूज चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ विद्यालय आईएएस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन चलित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाली निर्वातक नली उत्सर्जन है? क्या होता है हाइड्रोजन सेल? ठीक है, हाइड्रोजन ईंधन के बारे में पूछ रहा है कि हाइड्रोजन द्वारा चलित वाहनों में क्या निर्वातक नली से उत्सर्जन होता है? तो क्या होता है? जलवाष्प होता है। इसीलिए इसको क्या माना गया है? निम्न प्रदूषक माना गया है। ठीक है, इसीलिए हाइड्रोजन ईंधन को इतना प्रमोट भी किया जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जलवाष्प। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है? तो देखिए बिहार में क्या है? बिहार में वाल्मीकि है। ठीक है, वाल्मीकि कहाँ है? बिहार। और भी देख लेते हैं। इसमें से दुधावा कहाँ आ जाएगा? ये आ जाएगा यूपी। ठीक है, भीम बांध भी कहाँ है? भीम बांध भी बिहार में ही है। और वाल्मीकि भी कहाँ है? वाल्मीकि वहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है और भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता? ये सब आईएएस के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आगे आपको किसी भी एग्जाम में देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। समृद्ध क्षेत्र बोल रहा है मतलब जैव विविधता के बारे में बात कर रहा है। ज्वार नदमुख भी है, समुद्र तट भी है, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। ठीक है, तो ये नंदा देवी नहीं हो सकता है क्योंकि नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, सुंदरवन कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। ये एक समुद्री तटीय है लेकिन इतनी विशेषता इसमें नहीं हो सकती। प्रवाल भित्तियां, फिर क्या बोल रहा है? हाँ, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये साउथ में है तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम देख लेते हैं मन्नार की खाड़ी कहाँ है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आता है। तमिलनाडु रामेश्वरम के क्षेत्र में। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और नीलगिरी कहाँ है? तो ये नीलगिरी भी तमिलनाडु पड़ता है। ठीक है, साथ ही साथ नीलगिरी के बारे में एक और विशेषता देख लेते हैं। नीलगिरी क्या है? ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को का संधि स्थल है। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी में मिलते हैं। अगला है, पोषक स्तर बनते हैं कहाँ बनते हैं? खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से, केवल जंतुओं से, केवल मांसाहारी से, केवल पौधों से। तो किसमें बनते हैं? खाद्य श्रृंखला में जीवों के समृद्ध होने से। अगला है, जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावन धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैव उर्वरक बोल रहा है। ठीक है, जैव उर्वरक इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये एजोला का। ठीक है, एजोला, इसको याद रखिएगा। इसका उपयोग क्या कहाँ किया जाता है? उर्वरक के रूप में किया जाता है। मोस्टली धान के खेत में किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? देखिए पहले तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है ये हम देख लेते हैं। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जो पर्यावरण में मतलब घुल जाए। ठीक है, अपघटित हो जाए। पूर्णतः अपघटित होने वाले, पूर्णतः अपघटित जो हो जाता है वो क्या कहलाता है? बायोडिग्रेडेबल। और जो अपघटित नहीं हो पाता है, ठीक है,
अपघटित, जिसका अपघटन नहीं हो पाया उसे क्या कहते हैं? अपघटन नहीं, उसे क्या कहते हैं? नॉन डिग्रेडेबल। ठीक है। और ये इनमें से कौन सा है? घरेलू अपशिष्ट भी डिग्रेडेबल है, मल पदार्थ भी डिग्रेडेबल है, मूत्र भी डिग्रेडेबल है। क्या है इसमें से? कीटनाशक है वो डिग्रेडेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये पर्यावरण में वर्षों तक उपस्थित रहते हैं और उसे लगातार प्रदूषित करते रहते हैं। ठीक है? अब अगला है रियो शिखर सम्मेलन 1992, एजेंडा 21 संबंधित है। देखिए, जो रियो डी जेनेरो में 1992 में एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या किया गया था? एजेंडा 21 घोषित किया गया था। मतलब एजेंडा 21, इसमें क्या कहा गया था कि हम पर्यावरण को ऐसे, पर्यावरण का और उससे जुड़ी हुई चीजों का ऐसा उपयोग जिसमें क्या हो, जो चीजें हैं वो कम से कम मतलब प्रदूषित हो और जिसका वर्षों तक वैसे ही उपयोग किया जा सके। ठीक है, तो इसे ही एजेंडा 21 कहा गया। इसमें 21 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और ये किससे रिलेटेड था? सतत विकास से रिलेटेड था। ठीक है। ओजोन परत से संरक्षण के लिए क्या हुआ था? 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसे भी देख लेते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और बस पर्यावरण के लिए तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आया था। ये सब याद कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतत विकास से। ठीक है। अगला है रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं मरूदभी जानवर, स्थलीय जानवर, वृक्षवासी जानवर या बिल बना के रहने वाले जानवर। तो क्या कहलाते हैं? मरूदभिद जानवर कहलाते हैं। ठीक है, ये मरूदभिद जानवर कहलाते हैं। ये कौन से? रेगिस्तान के जानवर। जो भी रेगिस्तान में पाई जाती है, वो चाहे बिल्ली हो चाहे ऊंट हो, सब मरूदभिद जानवर कहलाते हैं। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है। संरक्षण के दो ही तरीके होते हैं। एक तो किसी को वहीं पे संरक्षित, अगर हम जीवों का वहीं संरक्षण करते हैं, उनके आवास में ही संरक्षण करते हैं। कहाँ? आवास में, मतलब जैसे जंगलों में। तो ये क्या कहलाता है? इन सिटू कहलाता है। ठीक है, उनका आवास में ही संरक्षण अगर हो रहा है तो क्या कहलाएगा? इन सिटू कहलाएगा। ठीक है। और अगर आवास से बाहर हो रहा है, आवास से बाहर हो रहा है तो क्या कहलाएगा? एक्स सिटू कहलाएगा। ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यानों में हम जंगलों में ही जानवरों का या फिर वहाँ के पशुओं का संरक्षण करते हैं। ठीक है, जंगली जानवरों का। तो ये क्या कहलाता है? इन सिटू संरक्षण कहलाता है, आनुवंशिक विविधता का रख रखाव। और एक्स सिटू क्या कहलाएगा? एक्स, इसमें क्या क्या आ जाएंगे पहले देख लेते हैं। इन सिटू में आ जाएगा राष्ट्रीय उद्यान और आ जाएंगे अभ्यारण्य, इसमें आ जाएंगे बायोस्फीयर रिजर्व, और एक्स सिटू में क्या आ जाएंगे? जू आ जाएगा, जिन पुल केंद्र आ जाएंगे। ठीक है, जिन संरक्षण क्षेत्र। अगला है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी किसके लिए मानदंड है? वह पारिस्थितिक तंत्रों में ऑक्सीजन के स्तर के संगणन के लिए, रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए, ऊंचाई रक्त उच्च उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की जांच के लिए, और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। देखिए, जल में एक निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होती है। ठीक है, लेकिन जो जल ज्यादा प्रदूषित होते हैं उसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। अगला है प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो। और यह किस प्रकार? यही कहा गया था 1992 में, एजेंडा 21 में। ठीक है, रियो 1992। क्या कहा गया था? प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा
इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो। और किस प्रकार का विकास कहलाया जाएगा ये कहा जाएगा सतत विकास। ठीक है। अब पूछा है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो ये कौन सा जनपद पड़ता है? चंदौली जनपद पड़ता है। ठीक है। अगला है एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं और फ्लैजेलेटिस द्वारा किया जाता है? किसका किया जाता है? किस किस प्रकार के जीव का किया जाता है? तो यहाँ पे देख लीजिए, अब घटक का भी किया जाता है और एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र तालाब में किसका, कवकों, जीवाणु और फ्लैजेलेटिस द्वारा किसका गठन किया जाता है? तो देखिए वो उसमें अपघटकों का भी किया जाता है, क्योंकि कुछ कीड़े मकोड़े भी होते हैं जिनका अपघटन होता है और कुछ शैवाल भी होते हैं, ठीक है, जिनका अपघटन होता है। कुछ पेड़ पौधे भी होते हैं जो सड़ते रहते हैं। ठीक है। अगला है, ये क्वेश्चन IAS 2021 में आया था। ठीक है, UPSC प्री 2021। क्या पूछा था? निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ये लेमन घास का उपयोग किया जाता है प्राकृतिक प्रतिकर्षी, मतलब प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में। अगला है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि, गैर पारंपरिक क्या बोल रहा है? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हम पहले समझ लेते हैं, ये क्या होते हैं? जैसे जो कोयला ईंधन, ठीक है, कोयला से जलाकर जो मतलब जल विद्युत ये सब उत्पन्न किया जा रहा है, ये होता है पारंपरिक ऊर्जा। और गैर पारंपरिक में क्या होता है? ये नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाती है। सबसे पहले तो याद कर लीजिए, करणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। और इसमें प्रमुखता किसे किसे सम्मिलित किया जाता है? इसमें सम्मिलित किया जाता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, फिर आता है जल ऊर्जा। ठीक है, इनसे जो हम एनर्जी मिलती है हमें, उसे क्या कहते हैं, मतलब एनर्जी जैसे जनरेट होता है सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से या फिर जल ऊर्जा से, तो इसे क्या कहा जाता है? या भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, इसमें एक और आ जाएगा भूतापीय ऊर्जा। ये सब क्यों कहा जा रहा है गैर परंपरागत? क्योंकि ये सब पहले से नहीं चलते आ रहे हैं और इसे नवीनीकरणीय ऊर्जा भी कहा जाता है। ठीक है। अगला है सल्फर ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? प्रतिरोधी, ज्वरनाशी, पीड़ाहारी। तो ये क्या होता है? ये होता है एंटीबैक्टीरियल। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल तो क्या होता है? प्रतिजीवाणु। अगला है अनवीनीकृत ऊर्जा है। ठीक है, अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। नवीनीकृत ऊर्जा में क्या आ जाएगा? सौर ऊर्जा, ये सब ऊर्जाएं अनवीनीकृत है, तो इसमें क्या आ जाएगा? पेट्रोलियम आ जाएगा। ठीक है, क्यों ये अनवीनीकृत है? क्योंकि ये परंपरागत ऊर्जाएं हैं। ठीक है, परंपरागत ऊर्जाएं हैं जो पहले से चलती आ रही हैं, जिनके दोहन से पर्यावरण को नुकसान होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? पेट्रोलियम। अगला है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। देखिए ग्रीन हाउस गैसों को याद करने का एक आसान ट्रिक है, इसका ट्रिक है मीना का जलवा। ठीक है, मीना का जलवा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? मीना का जलवा में मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, और एक आता है ओजोन। ठीक है, जलवाष्प और ओजोन। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, तो आंसर क्या आ जाएगा? ई। ठीक है, क्योंकि सभी के सभी हैं। अगला है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा क्या होता है? पहले प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा इसको देख लीजिए आप। ये एक ऐसा पौधा है, ठीक है, पौधा है जो क्या करता है?
जिस भी क्लाइमेट में होता है वहाँ पे क्या होता है, जैव विविधता को कम करने लगता है। इसका मतलब ये है कि ये बाकी पौधों जीव जंतुओं के लिए पॉइजन का काम करता है, ठीक है, जहर बन जाता है उनके लिए, जहर बन जाता है। इसीलिए क्या किया जा रहा है, इसे उगाने से या फिर इसके वृद्धि के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि ये जैव विविधता को लगातार कम कर रहा है। अगला इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या होते हैं, शुद्ध व मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के मैत्रीपूर्ण हो और आर्थिक वृद्धि से व्यवहार्य हो। तो देखिए क्या होता है, जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण रखते हैं इन्हीं क्या कहा जाता है, इको मार्क दिया जाता है। अगला है दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र, संक्रांति क्षेत्र के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे दो भिन्न समुदाय मिलते हैं इसे क्या कहा जाता है, इकोटोन कहा जाता है। कैसे क्षेत्र की बात हो रही है, मान लीजिए कि ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र नहीं, ये तालाब मान लेते हैं, तालाब है और ये बाहर का पेड़ वाला एरिया है, ठीक है, ये भूमि वाला एरिया है, भूमि वाला। तो ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला जो हमारा एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, इकोटोन कहा जाएगा, ठीक है, संक्रांति स्थल। दो भिन्न समुदायों के स्थल का संक्रांति स्थल हो गए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित हो, किसी भौगोलिक क्षेत्र में वनस्पति जाति प्रमाण जीवों का समुदाय जहाँ साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। तो देखिए ये है जीवों का समुदाय, साथ ही वह पर्यावरण जहाँ पे वो रहते हैं, दोनों मिलके क्या कहलाए जाएंगे, इकोसिस्टम। अगला है प्रसिद्ध गिर वन कहाँ, तो गिर कहाँ है, ये है गुजरात में। अब देख लेते हैं केरल में क्या है, केरल में पेरियार है, ठीक है। मैसूर कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ पे बांदीपुर नेशनल पार्क है, ठीक है। बासी बांदीपुर, बन्नरघट्टा, रंगनथिट्टू सब यहीं पे है। अगला है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना यानी कब बात हो रही है, 1986 की बात हो रही है, ठीक है। 1986 में पहला बायोस्फीयर प्रोग्राम लाया गया था, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत। इसके तहत पहली स्कीम कौन सी थी, इसके तहत पहले घोषित किया गया था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को, ठीक है, इसे नीलगिरी आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। ये सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला है केरल की मौन घाटी भारत में एकमात्र सदाबहार वन है, इसमें महंगी इमारती पेड़ है, पिकनिक के लिए अच्छा है, पादपों का मतलब मौन घाटी में पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। साइलेंट वैली के बारे में बात हो रही है, ठीक है, साइलेंट वैली के बारे में बात हो रही है, पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां हैं यहाँ पे। अगला है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ कहाँ है, मणिपुर में है। अगला है वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि भी हो सकती है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, तट रेखा में भी परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं कि 2050-60 तक मुंबई जैसे शहर शायद ही बचे। अगला है गलत जोड़ा बताएं, बांदीपुर अभयवन कर्नाटक, ये ठीक है, बांदीपुर है। सरिस्का राजस्थान, बिल्कुल ठीक है। अन्नामलाई है तमिलनाडु में, ये भी ठीक है। पेरियार आंध्र प्रदेश, ये क्या हो जाएगा, ये गलत है, ये हमारा सही है। तो पेरियार कहाँ है, ये है केरल में, ठीक है। अगला है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वभक्षी जंतु, हरित पादप। क्या कौन सी जीव आते हैं, हरित पादप आते हैं। अगला है रामसर अभिसमय कन्वेंशन जिसका एक हस्ताक्षरकर्ता भारत है, अच्छे से, ठीक है, जिसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है। किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण से उपयोग, आर्द्र भूमियों के, ठीक है, आर्द्र भूमि के संरक्षण से रिलेटेड है ये। अगला है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है, तो आया था वन्य जीव संरक्षण 1972, यही प्रदान करता है संरक्षण, ठीक है। अगला है भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है,
ठीक है, तो इसमें से नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत को पूछ रहा है, मतलब गैर परंपरागत को पूछ रहा है। लघु जल विद्युत शक्ति, जैव पुंज शक्ति, अवशिष्ट से अर्जित ऊर्जा। ठीक है, ये सब तो क्या है, अनवीनीकरणीय है। सौर ऊर्जा है हमारा जो नवीनीकरणीय है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है। पिको आंदोलन, पी हेगड़े, ये सुमेलित है। चिपको आंदोलन, एस एल बहुगुणा, बिल्कुल सही है। नर्मदा बचाओ बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर। और शांत घाटी आंदोलन, बाबा आमटे। तो देखिए ये गलत है हमारा, बाबा आमटे नहीं है। बाबा आमटे किस में रहे, यहाँ पे देख लीजिए, मेधा पाटकर, अरुंधति राय और बाबा आमटे। ठीक है, ये तीनों नर्मदा बचाओ आंदोलन से आते हैं। ठीक है, तीनों है नर्मदा बचाओ आंदोलन। शांत घाटी आंदोलन में बाबा आमटे नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा सही। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तत्वों के चक्रण को क्या कहेंगे, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा, जैव भू रासायनिक चक्र। अगला है, जैव ऑक्सीजन डिमांड, मतलब बीओडी किसके लिए एक मानक है। रक्त में ऑक्सीजन के स्तर को मापने के लिए, वन पारिस्थितिक तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषक के मापन के लिए, या उच्च तुंगता क्षेत्रों वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन के मापन के लिए। तो किसके लिए है, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए। अगला है, हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में साधारणतः निम्नलिखित गैसों में किसे विचार किया जाता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का विचार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, हर जगह उत्सर्जित हो रहा है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में मेन तो कार्बन मोनोऑक्साइड को देखा जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को देखा जाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड को देखा जाता है। मीथेन का उत्सर्जन सबसे ज्यादा धान के खेतों में होता है, इसका भी याद कर लीजिएगा। तो 2, 3 और 4, इन्हीं तीनों का मेन एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या देखा जाता है, मापन देखा जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, बी। अगला है, जैव विविधता कम होने का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए, विदेशी जातियों का प्रवेश भी है, अत्यधिक दोहन भी है, लेकिन इसका मेन जो कारण है वो क्या है, आवासों का विनाश, उनका आवासीय विनाश। जैव विविधता का आवासीय विनाश। आज जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं और शहर बसाए जा रहे हैं, लेकिन जंगल के जीव जंतुओं पादपों का क्या होगा, ये कोई थोड़ी जानता है। अगला है, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल, हॉट स्पॉट है, कहाँ है। हिमालय पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय सुंदरवन, पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय शांत घाटी। तो कौन से हैं, आप अपना आंसर साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ये ठीक है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, यही है हमारे हॉटस्पॉट के स्थल। और इसके अतिरिक्त दो और हैं, टोटल 4 हॉटस्पॉट आते हैं, टोटल 4 हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट है भारत में। और एक तो हो गया हमारा पूर्वी हिमालय, एक हो गया पश्चिमी घाट, और एक अच्छे से याद कर लीजिएगा, सुंडालैंड, और एक इंडो बर्मा का क्षेत्र। ठीक है, इंडो बर्मा, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, सुंडालैंड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। कौन सा है निम्न में से, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। अगला है, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है, तो किस आधार पर है, आणविक लक्ष्य पर आधारित है। अगला है, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत है। तो किसके महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, ये होते हैं आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। साथ ही साथ जो समुद्री शैवाल होते हैं, विश्व में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, O2, ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ से आता है, समुद्रों से आता है, इन्हीं शैवालों से आता है, यही एमिट करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था, सम्मेलन।
अगला देखते हैं, अफीम प्राप्त किया जाता है सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फलों के लेटेक्स से, पके फलों के लेटेक्स से। किससे प्राप्त किया जाता है? बिना फलों के लेटेक्स से। अगला है, नोज कापिंग किससे प्राप्त किया जाता है? ये पोस्ता या पॉपी से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये भी अफीम ही है, मेन एक प्रकार का नशा ही है। अगला है, प्राणियों और पादप का उनके परिवेश के संबंध में अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उनके परिवेश में संबंध को पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। अगला है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किसे लिए हुआ था? तो ये इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है। अगला है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए होता है? ईईजी किसके लिए होता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, ये इसका पूरा नाम होता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ ये मस्तिष्क के लिए होता है। हृदय के लिए क्या होता है? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। और अफीम का मुख्य अवयव क्या होता है? ये मॉर्फिन होता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोबाल्ट 60 शरीर के अंतरंग या के अर्बुद का उपचार, आयोडीन 131 थायराइड अर्बुद का उपचार, फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार, या फिर गोल्ड 198 रेटिना के दोषों का उपचार। तो देखिए, कोबाल्ट 60 से शरीर के अंदर कहीं ट्यूमर होता है तो उसका पहचान किया जाता है। और आयोडीन 131 से क्या होता है? थायराइड यानी कि गले के पास जो अगर कोई ट्यूमर होता है तो उसका पहचान किया जाता है। और फास्फोरस 32 से ब्लड कैंसर का इलाज होता है। लेकिन गोल्ड 198 से आज तक ऐसा नहीं पता चला है कि रेटिना दोषों का उपचार होगा। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है आपको, रासायनिक तत्व है आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि के लिए है, कोबाल्ट 60 के साथ साथ फास्फोरस 32 ये दोनों ब्लड कैंसर के लिए होते हैं, आर्सेनिक 74 भी ट्यूमर का है, और सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम का है। अगला है, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन किसके है? पेडोलॉजी किसके लिए? मिट्टी के लिए, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, जॉन साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? ये इन्होंने खोज किया था पोलियो के टीके का। चेचक के टीका का किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है। जेनर, ठीक है। हैजे का टीका अब तक तो पता नहीं चला है, ठीक है। और एडवर्ड जेनर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ वैक्सीनेशन। पोलियो का टीका जॉन साल्क, और पेनिसिलिन किसके किसके लिए है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोलियो। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।